आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा एक खास मित्र है जो कि तुम्बा रियासत के शाही घराने का वंशज था, विजय सिंह। यहीं कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि तुम्बा में उनकी कुछ ज़मीनें और इमारतें हैं और अब उनमें से एक इमारत जो कि उनके पुरखों ने वन विभाग को किराए पर दी थी। ये इमारत वाली घाटी में जंगल के मेन गेट के समीप ही बनी थी। तुम्बा के महाराज शिकार पर यहीं ठहरते थे। फिर ये इमारत उन्होंने वन विभाग को दे दी ताकि वो वहाँ से निगरानी रख सके जंगल पर। लेकिन कुछ सालों के बाद ही वन विभाग के लोगों ने उस इमारत को छोड़ दिया। तुम्बा घाटी में भूत प्रेतों का वास है, ऐसा मानते हैं, और यही कारण था कि वन विभाग के लोगों ने डर की वजह से उस इमारत को छोड़ दिया। वो इमारत अब यूं ही वीरान पड़ी है। इसी बीच मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस इमारत में रहूं कुछ दिन और अपने पैरालौकिक अनुभव पर एक किताब लिखूं। अब तक मैंने जो किताबें लिखी थे वो दूसरों के अनुभव पर थी। अगर मैं कहूं कि ये घटना मेरे साथ ही हुई है और सच्ची है तो मेरी बुक तो सुपर हिट होगी, ये तो पक्की थी। भले ही मैं इन सब पर यकीन नहीं करता, पर झूठ लिखने में बुराई ही क्या है। दुनिया भर में करोड़ों लोग पैरालौकिक शक्तियों जैसी झूठी बातों पर यकीन करते हैं और कई लोग इसी अंधविश्वास के सहारे करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने विजय से बात की और उनसे कहा कि वो मुझे उस इमारत में कुछ महीने रहने दे, फिर मैं अपने अनुभव पर एक किताब लिखूंगा और वो पूरी तरह से सुपरहिट साबित होगी ही होगी। जिसके बाद विजय सिंह की ये इमारत भी फेमस हो जाएगी। कई लोग हैं दुनिया में जो भूत या इमारतों से काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। विजय को सिर्फ उस इमारत को थोड़ा रिपेयर करना है और लोगों के लिए खोल देना है। पूरे देश भर के लोग उस भूत या इमारत को देखने आएंगे और फिर इस वीरान इमारत से विजय की कमाई भी हो जाएगी। विजय को आइडिया अच्छा लगा क्योंकि इसमें हम दोनों का बराबर का फ़ायदा था। तो फिर मैं आ गया, तुम्बा रहने लगा इस इमारत में जिसका नाम था लीला। लीला एक 3 मंजिला हवेली थी जो बाहर से किसी महल की तरह लगती थी। इसमें 20 कमरे थे और एक तहखाना भी। ज़्यादातर कमरे बंद पड़े थे और मुझे सबसे निचली मंजिल वाला कमरा ही उपयोग करने लायक लगा। कमरा राजपूती और अंग्रेज चीज़ों से मेल करता था। मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और अब तक मेरे साथ कुछ भी भूतिया गतिविधि नहीं हुई। मैंने कमल राम जो कि लीला का रखवाला था, मैंने उससे लीला के बारे में कुछ बताने को कहा तो उसने अपने साथ उसके साथ जो भी जितनी भी घटनाएं हुई थी वो सारी बताई। उसने बताया कि उसे लीला में से हंसने की आवाज़ें आती है और जंगल के भीतर से रोने चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है। साथ ही कहते हैं कि रात में जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है वो भटक जाता है और फिर भूत उसे मार डालते हैं। पर कहते हैं कि इस जंगल में एक नेक आत्मा भी है जो कि बुजुर्ग के रूप में आती है और भटके मुसाफिरों को सही रास्ता दिखाकर उनकी जान बचाती है। साथ ही गांव वाले यहाँ के आसपास भी नहीं आते हैं। कहते हैं कि उनकी जो गाय या फिर बकरी यहाँ की घास भी खा ले तो अगले दिन उनकी लाश ही मिलती है। वो अपने बाड़े में से निकलकर यहाँ कैसे आती है कोई नहीं जानता। कमल राम ने कहा कि अगर लीला में हो रही गतिविधियों पर ध्यान न दें
तो कोई खतरा नहीं, इसीलिए तो वो इतने सालों से महफूज है। पर कई बार बुरी आत्माएं उसे भ्रम में डाल देती हैं और जंगल की ओर जाने को मजबूर करती हैं। पर वो कैसे भी इस भ्रम से निकल आता है। कहता है कि ये उनके पुरखों की कृपा का असर है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि लीला तो केवल छल की है, असली खतरा तो बस वो जंगल है जिनमें ना जाने कैसी सम्मोहन शक्ति है जो हर साल कई लोगों को आकर्षित कर मार डालती है। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग रास्ता भटक जाते होंगे और शायद इस जंगल में कोई नशीली फफूंद है जिसे सूंघकर लोगों को भ्रम होने लगता है। 2 हफ्ते और बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, रात में किसी के चलने की आवाज़ ज़रूर आती, पर उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर मैं बुक लिखूंगा किस पर। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा दिमाग भी मेरे साथ खेल खेले और मुझे भ्रम में डाले जिसे मैं लिखूंगा, पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फैसला किया कि मैं रात को जंगल में जाऊंगा और फिर अपने अनुभव को तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा और उस अनुभव को और भूतिया बना दूंगा। मैंने जंगल का नक्शा, एक टॉर्च और कुछ ज़रूरी सामान लिए और फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। हवेली से निकलकर मैं चुपके चुपके जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल वाकई में काफ़ी घना था। टॉर्च की रोशनी में उस अंधेरे में बहुत थोड़ा ही दिखाई पड़ रहा था, इसलिए मुझे चलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे पैरों के नीचे आते सूखे पत्तों के चरमड़ाने की आवाज़ मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा शांति थी। जबकि ऐसा नहीं होता। जंगल में अक्सर रात के वक्त झींगरों और फिर रात कीड़ों की आवाज़ें आती हैं, मगर इस जंगल में वैसा कुछ भी नहीं था। न कोई रात कीड़ों की आवाज़ और ना ही कोई परिंदा। बिल्कुल सुनसान। मैं अपने धड़कनों की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैं आराम आराम से टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। अभी मैं उस हवेली से निकलकर जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। मुझे लगा कि कहीं कमल राम ने मुझे देख तो नहीं लिया, मगर फिर भी मैं आराम आराम से आगे बढ़ने लगा, इस बात को ध्यान में रखकर कि ज़रूर कोई मेरा पीछा कर रहा है। खैर, टॉर्च की रोशनी में मैं उस घने जंगल में आगे बढ़े जा रहा था और बस इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे साथ कुछ तो हो, कम से कम कोई भूत नज़र तो आए, तभी तो मैं अपनी किताब में लिखूंगा, वरना मैं लिखूंगा क्या। बस यही सोचकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। मैं इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरे सामने पता नहीं कहाँ से एक बच्चा आ खड़ा हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक ही यह बच्चा इस जंगल में आ कहाँ से गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ टॉर्च मारकर देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी और चेहरे पर से जैसे रंग ही उड़ गया था। उसके शरीर में मानो खून ही नहीं था। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे सूख गया हो। पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर फिर मैंने थोड़ा झुककर उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इस जंगल में इतनी रात गए क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और फिर मैंने जिस हाथ में टॉर्च पकड़ा था
उस हाथ को अपने हाथ से पकड़कर थोड़ा नीचे किया और फिर टॉर्च की रोशनी अपने चेहरे के पास लाकर अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान काफ़ी अजीब और थोड़ी डरावनी किस्म की थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये बच्चा है कौन और इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देता। तभी अचानक ही वो बच्चा मेरी आंखों के सामने से ऐसे उछल हो गया जैसे हवा में धुआं मिल जाता हो। अब मैं थोड़ा घबराया, कहीं ना कहीं अब मुझे डर भी लग रहा था। तभी मैंने टॉर्च की रोशनी वहीं नीचे ज़मीन की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि जैसे वहाँ राख से हल्के से लिखा था, आगे बढ़ो। मैं समझ गया कि आगे ज़रूर मुझे कुछ मिलेगा। हालांकि मेरे मन में डर भी था, मगर कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एक्साइटेड भी था। अभी मैं वहाँ अपना कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि कमल राम था। उसने मुझे समझाया कि मैं आगे ना जाऊं और फिर उसने कहा, साहब यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है हमें निकलना होगा। अगर हम लोग नहीं निकले तो हम दोनों मारे जाएंगे। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो एक संदेशा था। वही आपको भटकाएगा यहाँ से आगे जाने के लिए। आपका हमेशा मन करेगा कि आप यहाँ से आगे जाएं, मगर जैसे ही आप यहाँ से आगे गए आप मारे जाएंगे। इसलिए आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। हालांकि मैं कमल राम को समझा रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी वो ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से उसके साथ वापस हवेली में ले आया। मैंने हवेली का दरवाज़ा खोला और गुस्से से तिल मिलाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी वहीं पास ही में मुझे एक छोटे से कमरे का दरवाज़ा खुला दिखा। मैंने उस कमरे में झांक कर देखा तो पाया कि कमल राम चुपचाप आराम से अपने कमरे में सोया हुआ था। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। समझ नहीं आ रहा था कि अगर कमल राम यहाँ सो रहा है तो फिर वो कौन था जो मुझे जंगल से यहाँ तक लेकर आया। मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। मैं बहुत ही साहसी किस्म का आदमी था, मगर अब डर मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह मैं उठा और सीधे उस जगह से बाहर निकल आया। फिर मैं कभी भी उस जगह पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज मुझसे कोई पूछे कि आत्माएं होती हैं या नहीं, तो मेरा जवाब वो नहीं होता जो मैं पहले देता था। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। ये घटना 2014 की है। मेरा नाम संजय है। मैं इंदौर में अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था। मैं पहले अनाथ था, बाद में मुझे गुप्ता परिवार ने गोद ले लिया था। वो दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था क्योंकि ये कॉलेज इंदौर का सबसे बड़ा कॉलेज था। उस कॉलेज का नाम था गांधी कॉलेज। मैं जब कॉलेज पहुंचा तब कॉलेज में बहुत चहल पहल थी और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। जब मैंने कॉलेज में देखा हर जगह लोग यहाँ वहाँ चल रहे हैं, पर एक कोने में एक लड़की गुमसुम सी बैठी थी। मैंने ये देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत वहाँ चला गया और उसके पास जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ। वो लड़की वो मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखने लगी। उस लड़की को मैं कुछ और पूछ पाता, तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मेरे बचपन का दोस्त था समीर। उसने बोला,
यहाँ क्या कर रहा है तू? तब मैंने उसे कहा, यार इसी कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई है और ये लड़की। मैं उसे वो लड़की दिखाने ही वाला था कि पता नहीं वो कहीं गायब सी हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे लगा कि शायद चली गई होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं कॉलेज देखने में बिज़ी हो गया। पूरा एंजॉय करने के बाद मैं वापस घर की ओर ही जा रहा था। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए काफ़ी वक्त हो चला था और अब तक आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। मैं अपने घर की ओर वापस बढ़ रहा था। घर का रास्ता बहुत ही सुनसान था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और वो आवाज़ किसी लड़की की थी। उस लड़की ने कहा, संजय तुम हो ना? मैं उस आवाज़ को सुनकर और भी डर गया, पर मैं अपने डर पे काबू पाकर वापस से चलने लगा और चलने की रफ्तार बढ़ा दी। पर वो आवाज़ वापस आई और नाम के साथ कह रही थी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। पहले उस लड़की की परछाई दिखी और वो तुरंत मेरे सामने आ गई। जब मैंने उस लड़की को देखा, पहले तो मैं डर गया, पर मुझे याद आया कि ये तो वही कॉलेज वाली लड़की है। मैंने उसको घबराते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर वो लड़की बोली, मैं एक आत्मा हूँ, पर रुको, डरो मत, मैं किसी इंसान को बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। पर मैंने कुछ और ना ही सुना और ना ही बोला और वहाँ से भाग गया। जब मैं घर पहुँचा तो मैं पसीने से लथपथ और तरबतर हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना दिमाग दूसरी ओर लगाने लगा, पर वो नज़ारा मेरी आंखों के आगे से गायब ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा। तभी वापस से वो आवाज़ आने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने बोला, तुम कौन हो? तो वो लड़की अचानक से मेरे सामने आई और कहा, मेरा नाम काव्या है। तुम डरो मत मुझसे, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस पर मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? इस पर वो लड़की बोली, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई अपना ही मुक्ति दिला सकता है, पर मैं तुम्हारा अपना कैसे हुआ? तुम मेरे अपने हो। मैंने ये सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया, पर उसने कहना जारी रखा। उसने कहा कि हम लोग अनाथालय में साथ में थे, तुम मुझे प्यार से लड्डू बुलाते थे। तब जाकर मुझे याद आया कि ये तो मेरे बचपन की दोस्त है। तब जाकर मुझे शांति मिली, पर दूसरी ही सेकंड मैंने दुखी होकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तब काव्या ने कहा, तुम्हें तो पता था कि मुझे पढ़ना कितना पसंद था और मैंने बहुत मेहनत करके आगे पढ़ाई की और आगे बढ़ने के लिए मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन 2 लड़कों की बुरी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे मार दिया और तब जाकर मैं आत्मा बन गई। जब ये मेरे साथ हुआ तब मैं बहुत डरी सहमी थी। जब मुझे होश आया तब वो दोनों लड़के मेरे शरीर को दफना रहे थे। मैंने उन्हें रोकना चाहा, तब मुझे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाई। आगे काव्या ने बताना जारी रखा। जब मैं भटक रही थी तब एक तांत्रिक ने मुझे देख लिया और मुझे बोला कि मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तब मैंने कहा कि उसे कैसे पता और वो मुझे कैसे देख सकता है। इस पर उस तांत्रिक ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसने बस इतना ही कहा कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा कोई अपना मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करेगा।
ये सारी बात जब मैंने सुनी तो मेरी आंखें भर आई, पर काव्या ने कहना चालू रखा कि उसका बदला तो पूरा हो गया, पर उसे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो अभी तक भटक ही रही है। सालों साल बीत गए। पूरे 3 साल के बाद मैं उसे मिला हूँ। मैंने ये बात सुनकर उससे पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? तब काव्या ने कहा, मेरे शरीर को अंतिम संस्कार कर कर। और फिर वो मुझे अपने शरीर के पास ले गए। मैंने वहाँ खुदाई की तो वहाँ हड्डियों के कुछ टुकड़े और एक सिर मिला। मैंने उस शरीर को अग्निदान किया और उसके बाद फिर मुझे काव्या कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।